हाय एवरीवन। सो अच्छा, आपने इस पे क्लिक किया है तो यू मस्ट बी हैविंग क्वेश्चंस के एक्चुअली वेद हैं क्या, और क्यों जब भी कोई पंडित जी घर पे आते हैं पूजा में, या कोई भी ऐसा इंसान जो थोड़ा स्पिरिचुअली फॉर्म्ड है, जो थोड़ा सा समझता है अध्यात्म को, हमारे पुराने ग्रंथ पुराण, स्मृति श्रुतिज, उपनिषद्स, आराक्यास, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें समझता है, तो उसके मन में क्वेश्चन आते होंगे कि सब में एक वर्णन आता रहता है कि वेद वेद वेद, व्हाट आर वेद। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, वेद एक्चुअली हैं क्या और उनकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो वेदों का ओरिजिन आज से लगभग 4000 साल पहले का है। 4000 साल पहले का भी इसलिए है क्योंकि तब हमारे पास लैंग्वेज आ चुकी थी, एक लिपि। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, बट लेट्स सपोज संस्कृत आ गई थी जिसमें हमने वेदों को लिखना शुरू कर दिया था। बट एक्चुअली में वेदास का ओरिजिन बहुत पुराना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना, बहुत हज़ारों साल हम कह सकते हैं कि होगा जब वेद लिखे गए थे। क्योंकि उस टाइम लिखे नहीं, सुनाए गए थे। तो पहले क्या होता था, वी वर नॉट हैविंग प्रॉपर लैंग्वेज और टेक्स्ट टू राइट समथिंग, मतलब पेन और पेंसिल या फिर कागज़ के पत्ते भी उस टाइम तक नहीं डेवलप हुए थे, या फिर सोचे गए थे कि कोई ऐसे लिख भी सकता है, कोई शाही बना सकता है और लिख सकता है। तो इनको एक तरीके से जनरेशन्स टू जनरेशन ट्रांसफ़र किया जाता था नॉलेज पे। तो मान लो आज कोई ऋषि हैं और वो आज कोई ज्ञान ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, बट वो लिख कर या पढ़ा कर हमारी तरह आज नहीं कि स्क्रीन शेयर कर दी और बता रहे हैं। पहले बोला जाता था, उसको फिर मेमोराइज़ किया जाता था, फिर ऐसे जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता था। तो ये कुछ इतिहास है वेदों का। तो ऐसे करते करते जब लिपि आ गई, लैंग्वेज आ गई, तो ग्रंथ लिखने शुरू हो गए पेपर्स में। तो तब ये कंसेप्ट हमारे पास रिटन फॉर्म में आया और तब से हमने इसको प्रिजर्व शुरू करना शुरू किया। वैसे कहते हैं कि हमारे पास जो वेदों की नॉलेज है वो बहुत बड़ी है, मतलब देर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ बुक इन वेदास। बट मुग़ल टाइम पीरियड में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जहाँ पर हमने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, और एक यूनिवर्सिटी और है बड़ी, जिसमें कि हमारा सारा ज्ञान एक जगह संग्रह किया गया था इन फॉर्म ऑफ बुक्स एंड नोटबुक्स। बट वो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया था मुगल्स ने। इस बड़ा कॉमन इंसिडेंट है, आप गूगल कर लेना, देख सकते हो वहाँ पे। तो कुल मिला के अगर हम समझें तो 4000 साल पुराना रिकॉर्ड है, और इसमें भी हमारे पास कहते हैं कि 95% वेदास हम खो चुके हैं। कुछ 5% वेद हैं हमारे पास जो हमने प्रिजर्व किए हैं थ्रू मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वेदास एक्चुअली में था थे क्या, और आज इनमें से क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट उपनिषद्स हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि शायद आपके काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। तो आई ऑलरेडी मैंशनड के वेद comes from with meaning knowledge, and Vedas are believed to be aporosha, not created by any human but revealed to great sages called rishis during deep meditation. तो ये कहा जाता है कि ऋषिज उस टाइम काफ़ी डीप मेडिटेट करते थे, सोचते थे, अगेन फिलॉसफी, सोचते थे, हर चीज़ के बारे में सोचते थे। ये जो नॉलेज आपको आज गूगल पे मिल जाती है, पहले ऐसे थी नहीं। पहले कुछ नहीं होता था। तो सोचो, एक आदमी है धरती पे आ गया है, ब्लैंक बैठा हुआ है, और वो सोच रहा है कि मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ। सोचो, जो जो उस टाइम डीप और क्रिटिकल थिंक कर रहे होंगे वो सोचते होंगे कि यार मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ, ये क्या है सब, मैं ऐसा क्यों हूँ। उस टाइम पता थोड़ी था कि तुम एटम्स के बने हो, उस टाइम कुछ नहीं पता था। तुम आके बैठ गए हो, ऐसे मान लो कि तुम्हें किसी और प्लानट पे भेज दिया गया और तुम बैठ के सोच रहे हो कि मैं क्यों आ गया हूँ, प्लानट क्या है। तो ऐसे शुरुआत होती है नॉलेज की, जब आदमी सोचना शुरू करता है। ठीक है। तो वेदास आर बिलीव टू बी, ये हो गया, दी साउंड्स वर फर्स्ट ट्रांसमिटेड ओरली, जैसे मैंने बताया, थ्रू चैंटिंग एंड मेमोराइजेशन अलॉन्ग बिफोर राइटिंग एग्जिस्टेड। ठीक है। लेट मी स्विच टू पेन, या सो ये ऐसे था। ट्रेडिशनली द नॉलेज वॉज पास्ड फ्रॉम गुरु टू शिष्य, टीचर्स टू स्टूडेंट, विथ परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड रिदम। ठीक है। तो की पॉइंट हमारे जो इसमें हैं वो है कि अराउंड 1500 से 500 BC
और शुरू में ओरल ट्रेडिशन था और उस तरीके से नॉलेज रिवील की जाती थी। कुछ ऐसा सा माहौल उस टाइम रहता होगा, मतलब यहाँ मस्त स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ब्यूटीफुल नेचर, और ही इज़ डिलीवरिंग ऑल द टेक्स्ट टू दीज गाइज। तो उस टाइम नॉलेज वो नहीं होती थी कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया नौकरी अच्छी लग जाएगी, बट एक आत्मज्ञान दिया जाता था जिससे कि लोग समाज को समझ सकें, सही गलत में फ़र्क पता कर सकें, क्या सही है क्या सही नहीं है, और क्या है और क्या नहीं है, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस क्या है, ट्रुथ क्या है, उसके बारे में ज्ञान दिया जाता था। तो हमारे पास जो अभी हैं वो कहे जाते हैं कि चार वेदास हैं। सबसे पहला ऋग्वेद है और ये सबसे पुराना वेद है। इसमें कहते हैं 1028 हाइम्स हैं डेडिकेटेड टू नेचुरल फोर्सेस। तो इसमें उन दिनों जो एक्चुअल बात की गई थी वो फायर, इंद्र, वरुण, कॉस्मिक ऑर्डर्स। सो जो ऑब्जर्वेशंस थी स्टार्टिंग में, क्योंकि फायर एग्जिस्ट पहले भी करती थी, पानी था, बिजली कड़कती थी, वेदर तो था ही, वरुण, कॉस्मिक ऑर्डर्स थे, प्लैनेट्स थे, ये सब तो शायद उस टाइम दिख भी जाते होंगे, अब तो इतना पॉल्यूशन दिखते नहीं है, बट प्लैनेट्स नहीं कह रहा हूँ मैं, बट काइंड ऑफ वेरी ब्राइट स्काई इन द नाइट so that they can see the stars and their light coming very naturally and easy to सी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्लैनेट्स आंखों से दिखते होंगे उस टाइम, बट एक ऑब्जर्वेशन आती होगी रात में, होती है कि यार ये रात में चमकने क्या लगता है, ये है क्या। उस टाइम तो खैर उन्हें नहीं पता होगा क्योंकि टेलीस्कोप वगैरह कुछ था नहीं, बट उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो ऋग्वेदास में उन्होंने लिखी हैं या ओरली ट्रांसमिट की हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ऋग्वेदा मतलब कोई एक बुक नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ बुक हैं ऋग्वेदास में, और उसके बारे में सारी नॉलेज इन्होंने फॉर्म ऑफ नेचर इनमें दी दी है। उसके बाद आते हैं हमारे पास जो कि हैं हमारा सेकंड और थर्ड वेदास, विच आर सामवेदा एंड यजुर्वेदा। तो सामवेदा में क्या है कि इट इज़ मोस्टली म्यूज़िकल, द चैंटिंग ऑफ मंत्राज, जिसमें कि संस्कृत को जब भी हम एक म्यूज़िकल फॉर्म में ट्रांसलेशन करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट साउंड करता है, और हमारे क्लासिकल म्यूज़िक का ओरिजिन भी यही कहते हैं कि वो वेदास की वाणी से आया है। तो सम वेदास में क्लासिकल नरेशन ऑफ मंत्राज है बेसिकली। फिर आता है हमारा यजुर्वेद, द वेज ऑफ रिचुअल्स, जिसे कर्मकांड भी कहा जाता है। कर्म कांड में हमारा आता है कि जैसे हवन कैसे करना है, और पूजा कैसे करनी है, और सत्यनारायण कथा कैसे होती है, और आरती कैसे होती है, तो ये सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए गए थे। अच्छा देखो एक चीज़ और समझो, कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान जब लिखा जाता है तो उस टाइम उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो पास्ट टेंस के कोई किसी पास्ट को रेफरेंस लेके कोई चीज़ लिखी गई है, और प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट में वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं समाज में। तो उस टाइम के जो कोर टॉपिक्स रहे थे वेदास में वो नेचर था मोस्टली, और वो आपके सेक्रीफाइसेस, सेरेमनीज, रिलीजियस ड्यूटीज़, और ह्यूमंस थे, उनका नेचर था लाइक गुस्सा, क्यूरियोसिटी, लव, एनजाइटी, इन सब की चीज़ें, मतलब ये सब ऑब्जर्वेबल चीज़ें थी। इतना मेटेरियलिस्टिक टाइम नहीं था उस टाइम, नॉलेज नहीं थी, और जो भी ऑब्जर्व किया जाता था वो मेजरली इन फैक्टर्स में ऑब्जर्व किया जाता था। तो यजुर्वेद में द वेज ऑफ रिचुअल्स, जिसमें सारा हमारा कर्मकांड आएगा, कि कैसे हवन परफॉर्म किया जाता था, कैसे सेरेमनीज होती थी, सारे रिचुअल ड्यूटीज़, रिलीजियस ड्यूटीज़ कैसे कैसे की जाती हैं, या प्रोसेस क्या है। देखो एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट वेदास के बारे में, कि वेदा का जो नॉलेज है वो फिलोसफिकल है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी इन स्लाइड्स में कि क्या है। लेकिन वेदास में जो गॉड्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट में, उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और उनका डिस्क्रिप्शन इन फॉर्म ऑफ नेचर दिया गया है, जैसे इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव जिन्हें कहते हैं, और ऐसे कर करके हमारा वायु देव, और गंगा देवी यानी वाटर। तो इन सबको थोड़ा सा गॉड की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, और जिसका मतलब आज क्या निकाल लिया जाता है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो वो एक डिफरेंट वीडियो होगी, बड़ी लंबी चौड़ी बनाऊंगा,
लेकिन उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा कि उस टाइम के गॉडों की क्या डेफिनेशन थी, आज गॉड की डेफिनेशन क्या हो गई है और लोग उसे कैसे मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा वेद था, फॉर्म ऑफ रिचुअल्स, जिसमें सारा बताया गया है। नाउ लेट्स कम टू अथर्ववेद, द वेदा ऑफ डेली लाइफ। लाइक जैसे मैंने बताया था कि विद एवरीडे प्रॉब्लम लाइक हेल्थ, फैमिली लाइफ, फियर, मेंटल पीस, social harmony. So it contains prayers, healing chants and philosophical ideas to deal all these situations. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेदास के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद्स हैं जो आगे आते हैं अभी, और उन उपनिषद्स को जो सारा सारांश है उनको मैं हर एक उपनिषद को डिटेल में पढ़ाऊँगा कि वो क्या था, क्यों लिखा गया, उसका मीनिंग क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है, सो इसमें ये आ गए हैं अथर्ववेद डील्स विद एवरीडे प्रॉब्लम। ठीक है, इट कंटेन्स प्रेयर, हीलिंग चैंट एंड फिलोसफिकल आइडियाज़। फिर आता है हमारा व्हाट आर डू द वेदास कंसिस्ट ऑफ। तो वेदास में एक्चुअली है क्या, मतलब बोल दिया कि 1 2 3 4 5 वेदास हैं, 4 हमारे वेदास हैं, बट उनमें है क्या। तो उसमें सबसे पहले आता है संहिताज, द हाइम्स एंड प्रेयर्स टू गॉड, जो कि मंत्र मूल हमारे लिखे गए थे प्रेयर्स के लिए टू गॉड, उनको इम्प्रेस करने के लिए बेसिकली, या उनको मानने के लिए। सेकंड आता है ब्रह्मांड्स, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उनको ब्रह्मांड्स में डालेंगे। एक बुक होती है प्रॉपर इनकी कि किसी देवी को प्रसन्न करना है, जैसे काली माँ को प्रसन्न करना है, शेरा वाली माँ को प्रसन्न करना है, मोस्टली अघोरीज के बारे में अगर आपने सुना होगा, वो शिव जी को प्रसन्न करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस ऑफ प्रसन्न द गॉड्स वर रिटन इन ब्रह्मांड्स एंड संहिताज। फिर आते हैं आरंक्य, अबाउट नेचर, like forest text, meaning of rituals and meditation towards yourself and nature, to observe nature। तो उनको अरण्यकाज, मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ कभी का प्रोनाउंसिएशन। मेन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसकी ज़रूरत आज भी हमें बहुत बहुत ज़्यादा है, वो हैं उपनिषद्स। दिस इज़ द एक्चुअल फिलोसफिकल टीचिंग अबाउट सोल, आत्मन। आत्मन का मतलब आत्मा नहीं होता, ये हमारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, जिसे हम आज तक गलत ही समझते आए हैं। उस टाइम गलत समझ लिया था और आज तक गलत ही समझ रहे हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड यानी कि एवरीथिंग, इसको कैसे वेदास में एक्सप्लेन किया गया है वो भी आज हम समझेंगे। आज तो नहीं, बट नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़ में इन थ्रू उपनिषद हम समझेंगे। फिर ट्रुथ, एक्चुअल ट्रुथ क्या है, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ये भी इन तीनों पे अलग वीडियो बन सकती हैं प्रॉपर एक एक। फिर आता है लिबरेशन यानी मोक्ष, जस्ट लेटिंग गो एवरीथिंग। लेट गो मतलब छोड़ देना नहीं होता वेदास में, लेट गो मतलब दैट दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट ट्रू। सो मोक्ष को प्राप्त कर लेना, जस्ट नॉलेज ऑफ knowing that nothing matters, nothing exists is the moksha, and you get get rid of yourself through this nature, right, from this world. So एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, बट लिबरेशन इज मोक्ष, कि जब आप सब कुछ छोड़ देते हो, छोड़ देना इन द सेंस कि ऐसा नहीं जीना छोड़ दिया, बट दी माया दैट इज क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड ऑन द प्लानट ऑफ अर्थ, जब आप उसका असली मीनिंग समझ जाते हो तो आप मोक्ष को प्राप्त करते हो, बिकॉज यू लेट गो द ऑल माया, द प्रेजेंस ऑफ ऑल माया इन योर माइंड एंड लेट इट गो, सो दैट इज कॉल्ड मोक्ष। अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। फिर आता है आपका उपनिषद्स, द एंड ऑफ वेदास। तो ये कहते हैं कि अगर आपने उपनिषद्स का अध्ययन किया है, यानी कि आपने एक्चुअल फिलॉसफी ऑफ वेदास पढ़ी है, जिसे अद्वैत वेदांत कहते हैं। अल्टीमेटली उनको वेदांत इसलिए कह दिया क्योंकि वो एंड ऑफ वेदास था। दिस इज़ वेरी करेक्ट लाइन इन इटसेल्फ, कि दिस इज़ एंड, लाइक सारे जितने भी वेद हैं, उनकी बुक्स हैं, उनका जो एक निचोड़ है वो वेदांत में है, फिलॉसफी में है, और ये बहुत सुंदर तरीके से लिखे गए हैं। हमारे पास 10 से 11 उपनिषद हैं मेन, जिनका अध्ययन आदि शंकराचार्य ने किया था आज से 1300 साल पहले। तो उन्होंने उसमें काफ़ी कुछ बताया था अबाउट सेल्फ, काफ़ी उन्होंने आत्मन के बारे में बहुत चीज़ें बताई थी, जो अगर कोई रियलाइज़ कर ले तो
उसका उद्धार हो जाएगा। मैं उसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। हर एक उपनिषद पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं, वी विल हैविंग लाइक 10-11 पार्ट्स। तो उसे आप समझना और जानना कि जो आज तक आप सोचते आ रहे थे क्या वो सही था, शायद आपकी लाइफ बदल सकती है। ठीक है, तो उपनिषद्स आर कॉल्ड वेदांत, मीनिंग द एंड ऑफ वेदास, द शिफ्ट फोकस फ्रॉम रिचुअल्स टू नॉलेज। दिस इज एक्चुअल नॉलेज, दिस इज ज्ञान। ठीक है, दे आस्क पावरफुल क्वेश्चंस लाइक हु एम आई, आ रहा है कुछ समझ, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज रियलिटी, सच्चाई क्या है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि नीति नीति रियलिटी क्या है। रियलिटी में यहाँ थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर मैं दूँ तो यहाँ रियलिटी का मतलब होता है कि विच इज़ परमानेंट। सो अब आप ये बोलोगे कि सब कुछ परमानेंट है, मैं भी परमानेंट हूँ, ये माउस भी परमानेंट है, ये स्क्रीन भी परमानेंट है। नहीं, हमारी धरती का ओरिजिन आज से 4.5 या 5 बिलियन ईयर्स पुराना है। तो आप ये सोचो, ह्यूमन इवोल्यूशन आज से कुछ 2-3 बिलियन साल पहले हुआ होगा या शायद उससे भी बाद। तो कितनी स्टेजेस आई हैं अर्थ पे, जब पहले शायद हम एक एक गोला थे दहकता हुआ अर्थ, या तो कितनी स्टेजेस आई जब डायनासोर्स भी आ गए, उसके बाद प्रॉपर इवोल्यूशन प्रोसेस हुआ, वी केम फ्रॉम द सी, देन इवोल्यूटेड इन अमीबा, लूका फूका एंड देयर मल्टीपल फॉर्म ऑफ लिविंग बींग्स। जब पहले हम शायद एक न्यूक्लियस भी नहीं थे, जस्ट अ लिविंग सेल जिसे कहते हैं, वो भी एक अलग टॉपिक है, पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कैसे कैसे प्लांट्स बने, फिर कैसे कैसे डिफरेंट एनिमल्स बने, उसके बाद मैमल्स बने, फिर उसके बाद भी ह्यूमन में काफ़ी सारे एवोल्यूशन हुए, उसके बाद एंड में जाके कहीं होमोसेपियंस बने, फिर उसमें मल्टीपल इवोल्यूशंस हुए। आज हमारी जो ये स्थिति है, क्यों कहते हैं हमारा डीएनए 90% चिंपैंजी से मैच करता है, क्योंकि थे वो हमारे पूर्वज, लगे हमें हज़ारों साल वहाँ से इवॉल्व होने में। ठीक है, तो ये इसलिए रियलिटी नहीं है, हम रियल नहीं है, मतलब दिस इज़ नॉट रियल, दिस बॉडी इज़ नॉट रियल। ये भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं रह सकती। सो उसको रियलिटी कहा जाता है। थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना। चेतना यानी कि द थॉट ऑफ योर थॉट्स। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि मान लो एक बॉडी है और अभी आपको नहीं है पता, आपको पता नहीं कि ये रजत है, तो मेरी बॉडी में कहाँ लिखा है कि मैं, मतलब मुझे कैसे पता है कि मैं रजत हूँ? दैट इज़ माई थॉट। मेरे दिमाग में ये चीज़ बनी गई है कि आई एम रजत। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना। देर इज़ समवन इनसाइड यू जिसे हम ईगो या आई भी कहते हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ थॉट बट इट इज़ नॉट एक्चुअली। तो योर कॉन्शियसनेस इज़ द एक्चुअल बीइंग विच रिप्रेजेंट्स यू। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर मैंने बहुत स्टडी करी है, इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। सो चेतना इंसान की ही सब कुछ है। ये सिर्फ एक फिज़िकल बॉडी है जो दिखती है, जो शायद आज से 1000 साल बाद, सॉरी आज से 30-40 साल बाद नहीं दिखेगी, बट कॉन्शियसनेस आज भी ऐसी थी, तब भी ऐसी है, आने वाले टाइम में भी वैसी रहेगी। समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। और सबका एक ही क्वेश्चन जिसका आंसर किसी के पास नहीं है, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। इसका आंसर भी कहीं ना कहीं आपको वेदों में मिल जाएगा, तो इसे भी पढ़ेंगे। फेमस आइडियाज़ जो वेदों में दिए गए, वो एक है तत्वम असी, यू आर दैट, यू आर कॉन्शियसनेस, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द यूनिवर्स। इसमें थोड़ा सा कैसे कहा गया है कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो फिर अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तब तक ये ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है, अगर मैं ऑब्जर्व नहीं करूँगा ब्रह्मांड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो आई एम द यूनिवर्स, इस तरीके से थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट किया गया वेदास में। सबको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है नीति नीति, इसके बारे में हमेशा बोलता रहता हूँ, नॉट दिस नॉट दैट। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं और कोट्स हैं जो वेदास में लिखे हुए हैं, और ये इनसे आपको समझ आएगा काफ़ी कुछ। ठीक है, अब हाउ मैनी उपनिषद्स वी हैव। सो शंकराचार्य जी ने 10 से 13 उपनिषद्स हैं बेसिकली, शायद अभी
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, इसमें 10 ही हैं, वैसे 11 कहे जाते हैं। ईशा केना कट प्राश्न मुंदाका मंडूक्य तैत्रेय ऐत्रेय चंदोग्य बृहन्त्रयांका। तो ये हमारे ऐसे 10-11 उपनिषद हैं जिनमें सेल्फ ज्ञान है, जिनमें एक्चुअल फिलॉसफी है, एक्चुअल नॉलेज ऑफ आई, यानी कि ईगो, एग्जिस्टेंस है। इन सब पे एक एक वीडियो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, बिकॉज दिस इज़ द होल वेदास, दिस इज़ द एंड। इफ़ यू नो दिस, यू नो एवरीथिंग। तो इस पे बहुत अच्छे से एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। मांडुक्य सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा उपनिषद है वो मांडुक्य है, क्योंकि मंदुक्या भी कहते हैं, मांडुक्य भी कहते हैं। इसमें हम ओम के बारे में समझेंगे कि ओम का ओरिजिन क्या है, कैसे उनको AUM में डिवाइड किया गया था, और ये क्या स्टेट होती है। इन सब की अपनी स्टेट होती है। फिर एक लास्ट स्टेट होती है जिसे हम तुरिया कहते हैं, उसमें कैसे पहुंचते हैं, उसको कैसे अचीव करते हैं थ्रू मेडिटेशन। तो ये हम पढ़ेंगे। ये जैसे कहते हैं ना, वेदास का निचोड़ है ये वेदांत, 12-13 उपनिषद। और इन उपनिषद का भी निचोड़ मंदुक क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मतलब फिर आपको सब समझ में आ गया। ठीक है। सो दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड वेदांत। ठीक है। सो वेदास आर नॉट जस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, they are humanity earliest attempt to understand. तो okay, just let this complete. ठीक है। सो द वेदास आर नॉट जस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, they are humanity earliest attempt to understand, humanity's earliest attempt to understand nature, mind, soul and the universe itself. काफ़ी कुछ बहुत अच्छा है। और ये इन सब में सब कुछ है। पूरी हमारी अर्थ एग्जिस्ट करती है और इसमें यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है। From hymns to philosophy, from rituals to realization, the journey of the Vedas into the Upanishads. So ये एक कोर था जो हमने कोशिश की वेदास के बारे में जानने की। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है, सारा डिस्क्रिप्शन मैं नहीं दे सकता, बट एक ओवरव्यू दे सकता हूँ। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको जानना समझना कि कैसे ये सब लिखा गया, और ये आज भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हमारे धर्मास को जानने के लिए, हमें हमारे रिलीजन को समझने के लिए वेदास समझने बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ मान्यता में ही रह जाओगे, कुछ समझ नहीं पाओगे एक्चुअली में एग्जिस्ट क्या करता है, कैसे करता था, कैसे बनाया गया था। तो दूसरा ना, हर चीज़ में क्वेश्चन करना सीखो। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मान लो किसी का सरनेम है, मेरा नाम रजत शर्मा है, तो मेरा नाम शर्मा क्यों है, शर्मा क्यों लगाया गया, ये क्वेश्चंस करने चाहिए हमें खुद से। घर वालों से करने चाहिए, घर वाले तो पिटाई कर देंगे, उनसे मत करना। ढूंढो अपनी इंडियन फ़िलॉसफी को, बैक ट्रैक करो, पीछे जाओ कि कैसे कैसे बना है, ऋषिज़ क्या लिख के गए, कौन सी बुक्स लिखी। सिर्फ ये नहीं होता मंदिर में जाके ऐसे कर दिया, यू शुड नो कि ऐसे जाके भी क्यों किया, हवन होता है क्यों होता है, ये मंत्र क्या है, इनमें क्या एनर्जीज़ हैं। तो ये सब पढ़ना चाहिए और ये समझना चाहिए। अल्टीमेटली फ़ायदा है जानने का, जीने का, और अपने आप को फ्री करने का, दुख से अपने आप को फ्री करने का, बंधनों से। इज़ द बेस्ट वे टू लर्न हाउ थिंग्स एग्जिस्ट एंड व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 से 10 तक सारे उपनिषद पे आएंगे। सब्सक्राइब कर लेना कर सको तो। और कुछ सीखा अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे कहते हैं शायद, आई डोंट नो। ठीक है गाइस, मिलते हैं दोबारा नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।